पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित है 2016 से, कोटा में आ गया, उसका तो कोई विरोध नहीं है, उदयपुर में होना चाहिए। क्या इसको हम घोषणा पत्र में शामिल कर सकते हैं? निश्चित रूप से मैं आह्वान करूंगा कि जो घोषणा पत्र के विचार, जो सुझाव मांगे गए हैं, इसमें इसको शामिल करना चाहिए। खाड़ी देशों में और दूसरे कई जगह पे हमारे क्षेत्र के काफ़ी जो साथी हैं, परिवार हैं, उनके परिजन हैं, वो काम करने के लिए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कनेक्टिविटी है इसमें तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बाकी सारी व्यवस्थाएं ध्यान में आते ही हम बिल्कुल जहां टॉप लेवल पर जहां पर ले जाना है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि ये सभी के हित का विषय है, पूरे क्षेत्र का हित। जी दोस्तों देखिए, राष्ट्र न्यूज़ में बातें होती है मेवाड़ की तो थोड़ी लंबी हो जाती है, या जो सामने आप जनप्रतिनिधि देख रहे हैं वो एक सप्ताह पहले ये उस पब्लिक डिग्री डिपार्टमेंट से आया करते थे, लेकिन अब जनता के बीच में आप उस रूप में, उस प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं जो आने वाले चुनाव की रूपरेखा तय करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ आप बड़े आराम से चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी आप चला रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि आप लिखने पढ़ने का काफ़ी शौक रखते हैं। आपकी जो ये रुचियां हैं जनता के कितना काम आ सकती हैं, कुछ आप शेयर करिए ना जनता से। मुझे लगता है कि स्वाध्याय एक प्रक्रिया है, तो किसी विचार को मैं आज रखता हूँ और वही विचार को मैं कल भी रखूँगा, तो मैं अपने आप से भी कई बार यूँ लगता है कि यार मैं खुद को बोर कर रहा हूँ, तो क्या इसमें और भी कुछ अनुसंधान होनी चाहिए, कोई अपग्रेडेशन होना चाहिए क्या? तो आप देखेंगे कि पूरे हमारी संस्कृति में स्वाध्याय का बहुत बड़ा एक अभ्यास रहा है। तो रोज़ कोशिश करते हैं कि सुबह उठ के एक नया विचार सीखें और उस विचार में और क्या अच्छा सुधार हो। इसको कहते हैं कि खुद का प्रबोधन करना। खुद का प्रबोधन करने के बाद फिर कोई लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक विचार जो अराष्ट्रीय है, एक विचार जो हमारे यहाँ मेल नहीं खाता है, एक विचार है जो भारत बोध का है, एक विचार है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, एक विचार है जो छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से बढ़ा लेकिन हमारे यहाँ पे रुका हुआ है जी, एक विचार है जो आदमी भ्रमित ढंग से कर रहा है, उसका रूप रंग कुछ और है लेकिन यहाँ आके वो कर रहा है। इन सभी को समझने के लिए जितने भी अनुसंधान होते हैं, जितने महानुभावों के आर्टिकल होते हैं, या जिनके कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल पर कोई न कोई उस विषय पर बोलने वाले वक्ता होते हैं, वो बहुत सरलीकरण के ढंग से बोलते हैं, तो उसको समझने का प्रयास में आगे बढ़ने के लिए ये कोशिश करते हैं कि लगातार चलता रहे। पिछले दिनों राजस्थान मेवाड़ का जो इतिहास है, वीर विनोद, उसको टटोला, उसको पलटा, तो पता चला कि अथाह सामग्री उसमें है। ओझा जी का उदयपुर का, डूंगरपुर का और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जब इतिहास देखा तो लगा उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उस समय अनुसंधान किया हुआ है। इसके अलावा जेम्स टोड जैसे अंग्रेज लेखक भी अपने आप में हर विषयों को टच करने की कोशिश करते हैं। भीलों के बारे में भी कुछ कहते हैं, बाकी तो मेवाड़ का पूरा सब कुछ विरासत है। तो बात को थोड़ा सरल ढंग से कैसे करें और रेफरेंसेस के साथ कैसे बात करें, प्रामाणिकता के साथ कैसे बात करें, मुझे लगता है ये इसकी ज़रूरत है, क्योंकि समाज में युवा आगे बढ़ रहा है, तो उनके साथ जब प्रमाण के साथ बात नहीं करेंगे तो कई बार लगता है कि हम अधूरी बात कर रहे हैं। अधूरी बात ठीक भी नहीं है। तो सत्य अन्वेषणा जो है ना, सत्यमेव जयते, प्रतिष्ठित तो वही होना चाहिए। तो सत्य की खोज में अध्ययन करना पड़ता है और मुझे लगता है इसी रुचि में कुछ प्रयास किए हैं। सत्य की खोज में अध्ययन करना पड़ता है, ये स्वामी विवेकानंद का भी वो तथ्य, वो कथन है जिसके द्वारा समाज में सामाजिक सरोकार की बात आगे बढ़ती है। सर, पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में कहीं आपकी रुचियाँ भी रही है, आपका एक खास विषय भी रहा है, और हमने तो सुना है कि पीएचडी भी करनी है। ये पहले से लोक प्रशासन, लोक शासन या जो कुछ होता है, ये पहले से, बहुत पहले से इसका ताना बना बुन लिया गया और आज जाके साकार हो रहा है, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जीवन अपने आप किसी को आगे बढ़ाता है, ले जाता है। तो हर कालखंड में अब शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसको लेकर विद्यालय गए तो विद्यालय की अपनी बातें हैं, आगे बढ़ते चले गए तो धीरे धीरे एक विचार आगे बढ़ता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा छोटा जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। जब हम लोग 12वीं कर रहे थे तो हम लोग 25 साथी थे, 25 जी। तो 25 में से हमारे 23 साथियों का एसटीसी में सिलेक्शन हो गया, वो सारे एसटीसी करने चले गए। एक हमारा साथी जो है वो अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, मैं अकेला बचा, अकेला कॉलेज गया। तो अकेले जब कॉलेज जाते हैं तो भाई वहाँ जाके क्या करना, भाई आप रिस्क उठा रहे हो, उधर तो नौकरी वाली जो है ना आपको प्रशिक्षण हो रहा है, आप अकेले कॉलेज जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का तत्व था कि चलो हायर एजुकेशन कुछ ना कुछ लेनी चाहिए। अच्छा, जब भी धीरे धीरे एजुकेशन आगे लेते जाते हैं तो लगता है कि कुछ ज्ञान मिला है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं लगता है कि कुछ और मिला है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं पता चलता है कि ये तो अथाह समुद्र है, अभी तो कुछ हाथ लगा ही नहीं है। हाँ, हर विषय को समझने के लिए और आगे बढ़ना है।
तो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीएचडी का जो था वो यही था कि जनजातियों की भागीदारी शासन की नीतियों को लागू करने में कितनी है, एक छोटा सा विषय था। तो इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त किया और फिर समझने की कोशिश की राज्य के उसमें, और जो भी प्रणाली होती है उसमें पीएचडी की, उस विषय को जब समझा तो पता चला कि हाँ, अभी और अध्ययन हमें करना है, अभी तो हमको कुछ पता ही नहीं है, इस दिशा में आगे बढ़े। तो फिर उसके बाद स्वाध्याय का भी क्रम चल पड़ा और कोशिश की। कुछ विषय जानकारी में आ जाते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये उत्तराखंड में अच्छा हो रहा है, ये झारखंड में अच्छा हो रहा है। कोशिश करते हैं उसको ला के यहाँ के जो भी निर्णय लेने वाले हैं, चाहे वो प्रशासन में हो चाहे राजनीतिक में हो, उनके साथ जब हम बैठे हैं तो कुछ विषय आगे भी बढ़े, उनका समाधान भी हुआ। और मुझे लगता है बड़ी थोड़ा आत्मिक खुशी मिलती है कि किसी बात को लेकर आपने पहल की और बात चल पड़ी तो उसमें गुंजाइश लगती है अच्छाई की और नया अध्याय जोड़ने की। तो उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में ही, एक स्वाध्यायी के रूप में ही जुड़े। काफ़ी सारे शोध के विषय रहे हैं आपके, लेकिन मेवाड़ को हम शोध की दृष्टि से बात करें तो रावत साहब ने इसको एक संक्षिप्त में किस तरह से जाना, जनता के लिए क्या मैसेज है? मेवाड़ मुझे लगता है कि जो जीवन मूल्य है उसकी एक ज़बरदस्त यहाँ की एक पाठशाला रही है, खुली पाठशाला रही है। और यहाँ के समाज ने विदेशी आक्रांता जो अपने आप को हज़ारों किलोमीटर से यहाँ आकर आक्रमण करते थे, भारत की धर्म संस्कृति परंपरा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे, एक युद्ध लड़ा है। और युद्ध कोई एक दिन का नहीं, लगभग ये मानिए आपके 1500 साल का संघर्ष है जी। तो इस 1500 साल के संघर्ष में समाज टूटा नहीं, समाज बिल्कुल लगातार प्रतिकार करता रहा, विरोध करता रहा, युद्ध करता रहा जी। और ये जो भावना है, स्वाधीनता की भावना, स्वदेश की भावना और धर्म संस्कृति परंपरा की भावना, ये सनातन धर्म संस्कृति के लिए अपने आप में एक पताका है, एक ध्वजा है। तो इसका जब आप घूमते हैं, घुमकड़ी जीवन होता है। कभी आप हरिद्वार जाएं तो रेलवे स्टेशन पर जब आप उतरते हैं, उतरने के बाद गेट से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के दर्शन होते हैं। तो ये जो मूल्य है ये प्रतिष्ठित हुआ है और प्रतिष्ठित होते हैं। तो हम यहाँ के यहीं अगर रहे हुए तो शायद बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो पता लगता है कि मेवाड़ कितना धनी है इन मूल्यों में, सामाजिक समरसता, एकता और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को बनाए रखने के लिए। और अरावली के तो निश्चित रूप से यहाँ तो जो तपोभूमि रही है, शक्ति भक्ति और वैराग्य की भूमि रही है जी। थोड़ा आबू रोड की तरफ जाते हैं तो यज्ञ परंपरा का अपना एक गुरु शिखर की अपनी परंपरा है। हमारे काफ़ी आस्था स्थल हैं और जो परमारवंशी राजा हैं उनका पूरा एक श्रृंखला है, चाहे चंद्रावती हो, चाहे अचलगढ़ हो, चाहे अर्थुना हो। इसके अलावा जावर माता है, वहाँ तो भट्टियाँ चलती थी और भट्टियों में भी जो आज की तारीख में जो प्रोसेसिंग होता है मेटल, वो सारा का सारा हथियार बनते थे जी। और हमारे यहाँ का जो समाज है, जिसको आज की तारीख में गाड़िया लुहार कहते हैं, वो समाज ने तो प्रण लिए हुए हैं कि जब तक कि महाराणा प्रताप चित्तौड़ किले में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम चित्तौड़ किले में हम भी अपना घर नहीं बनाएंगे। तो देखिए यहाँ का मूल्य सिर्फ ये कि मानव समाज में है, हमारे बीच में ही है, ऐसा नहीं है जी। हमारा पशु जगत भी इसमें बहुत ही मतलब इन मूल्यों को जीते हुए नजर आता है जी। चेतक महाराज की घोड़े की बात कर सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने महाराणा प्रताप का जीवन बचाया। हाथी राम प्रसाद की बात कर सकते हैं, कैसे वो अपने उसमें सूंड में तलवार लेकर हल्दी घाटी की युद्ध में करके। तो यहाँ का पूरा ही इकोसिस्टम पूरा ही पॉजिटिव रहा है। लेकिन ये जब भी धूमिल होगा तो इसको रोकना है, हमें आगे बात बढ़ानी है। और मुझे लगता है ये हमारी अपनी सभी समाज की अस्मिता है, मूल पहचान है। विरासत को लेकर तो आपसे हमने जाना, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से मेवाड़ वह जगह है या वह स्थान है जहां से सत्ता संगठन का निर्माण होता है। राजनीति की तरफ फिर हम एक बार बात करते हैं। अब आदिवासी इलाके में जंगल जमीन, जल जंगल जमीन एक बहुत बड़ा विषय रहा है, बहुत बड़ा ये इस पर बहस भी होती रही है। इसको शॉर्ट में कैसे आप बताते हैं? मुझे लगता है कि जनजातियों के जीवन का ताना बाना जब देखते हैं तो थोड़ा 200 साल पिछले जाके देखें जी। और जेम्स टॉड कहते हैं कि जनजातियां वनपुत्र है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जनजातियां गिरिजन है। और पीछे जाके देखें, हमारी आश्रम व्यवस्था है, उसमें देखिए आप, आरंभ का 25 वर्ष जी शिक्षा के लिए जाना, गुरुकुल कहाँ है जी? वन में है जी। गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ है, तो वानप्रस्थ क्या होता है? वन की तरफ गमन करना। और वन की तरफ गमन करने के बाद जीवन का जो एकदम आखिरी 25 साल है वो क्या करना? संन्यास लेना। संन्यास के लिए जगह नगर में नहीं होती जी, वन में होती है। तो ये जो वन का जो आधार था, वो हमेशा ये माना है कि ये धरती मेरी माता है जी, मैं इसका पुत्र हूँ। ये प्रेम है,
इसको शब्दों में व्यक्त करना जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्त कर पाए इसको, लेकिन ये जो ताना बाना है, जो प्रेम है, ये सदा से ही रहा है। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया और जो वन की भूमि है एकाएक सरकारी घोषित कर दी। उसके बाद फिर ये जो पराभाव है, ये परायापन का जो भाव है वो बहुत तेजी से आया, फिर खड़े हो गए लड़ने के लिए। भगवान बिरसा मुंडा जी का आंदोलन देख लें आप, मानगढ़ का आंदोलन देख लें, इसके अलावा तंते मामा का आंदोलन देख लें आप, भीमा नायक का आंदोलन देख लें, रामजी भांगरे का आंदोलन देख लें। ये सारे आंदोलन क्या बताते हैं? ये आंदोलन ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने गलत किया। तो वो एक जो भाव था अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों के विरुद्ध था। आज जो आंदोलन है, ये जो कुछ खड़े हुए हैं, वो उस रीति को लाते हैं। मुझे लगता है यहाँ कहीं कहीं वो गलती करते हुए नजर आते हैं। हम तो स्वाभाविक रूप से जल, जंगल, जमीन के साथ साथ में जन और पशु, जो जानवर है, ये 5 ज होने चाहिए, ना कि 3। ये तो एकीकृत जीवन है सभी के लिए। आपने जनजाति समाज का किसी व्यक्ति का घर देखा हो तो आपको ध्यान होगा, वो बाहर सोएगा लेकिन पशुओं को घर के अंदर बांधता है। तो ये जो प्रेम है, ये तो मेरे ख्याल एक जीवन पद्धति है। इस कारण जो है वन बहुत कीमती है, लेकिन जिस ढंग से आंदोलन कुछ लाल झंडे लेकर करते हैं वो नहीं है। मूल बात यह है कि जब वनाधिकार का कानून आ गया, इसको धरातल पर उतारना है। मशीनरी बहुत अच्छे से काम करे, इसमें गुंजाइश है, इसको और अच्छे से करना चाहिए। ये बात की है। अभी इसी से जुड़े हुए 2 सवाल हैं। एक तो यही कि अभी जो भारतीय आदिवासी पार्टी और बीटीपी का जो एक वर्चस्व आप देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, एक धर्म परिवर्तन की बात बहुत तेजी से बढ़ रही है, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए कि जनजातियों को संवैधानिक अधिकार जो मिला है वो विशिष्ट संस्कृति के माध्यम से मिला है, और विशिष्ट संस्कृति का मतलब होता है आस्था है, देवस्थान है और पुरखों की संस्कृति है। इसको आगे जाके आप सनातन धर्म संस्कृति परंपरा कह दें, इसको हिंदू कह दें, ये शब्द हैं, लेकिन जो भाव है वो मूल संस्कृति का भाव है। जब मूल संस्कृति किसी की खत्म होगी तो संवैधानिक अधिकार खत्म होंगे। शायद समाज में इस बात की स्पष्टता नहीं है, लेकिन पिछले दिनों डीलिस्टिंग आंदोलन बढ़ा है और जनजाति सुरक्षा मंच का आंदोलन बढ़ा है। उससे जनजाति समाज ही नहीं, अखिल समाज को भी समझ में आया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो मतांतरण, धर्मांतरण 2 ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से विशिष्ट जो संस्कृति है इसको खत्म कर रहे हैं। ये संस्कृति का संहार कर रहे हैं, संस्कृति को तोड़ फोड़ करने की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं। छोटा उदाहरण बता दूं आपको, उराव जनजाति का जब शब्दकोश लिखा गया, जो भी वहां के तंत्र थे, विदेशी तंत्र थे, औपनिवेशिक जो इकोसिस्टम था, उसने लिखा। लिपि क्या थी साहब? उसमें लिपि थी रोमन लिपि। कोई व्यक्ति, कोई बालक उसको जब पढ़ेगा, देखेगा, प्रश्न पूछेगा इसकी लिपि कौन सी है, उसको लगेगा रोमन लिपि। तो क्या हमारी जो जड़ें हैं वो रोम से जुड़ी हुई? तो ये जो एक भ्रम पैदा होगा, ये क्या है? ये गलत है। तो ये भारत का विचार नहीं है, ये भारत का बोध नहीं, ये पुरखों का विचार नहीं है, हमारी एकीकृत संस्कृति का विचार नहीं है। ये हम सभी को समझना है। और इस तरह के छोटे छोटे बीजारोपण करके फिर अलगाव पैदा होता है। आगे जाके अपन जो बात कर रहे हैं अलगाव, ये आगे जाके बड़ा विस्फोटक स्थिति में पहुंचता है। तो ये रुकना चाहिए, बहुत गलत है। और संवैधानिक अधिकार के रूप में यदि देखें तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 25 तो सीधा कहता है कि हाँ, मुझे अपनी धर्म संस्कृति परंपरा पर बने रहने का अधिकार है। तो बने रहने का अधिकार तो है, लेकिन किसी को यह अधिकार है क्या कि वो किसी की धर्म संस्कृति परंपरा को आघात कर ले, पकड़ ले? और ये भी आप समझिए कि जनजाति मूल्यों में, भारत के मूल्यों में, धर्म संस्कृति परंपरा के मूल्यों में, सनातन धर्म के मूल्य में कहीं पर भी धर्म परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। जो एक बार पैदा हो गया तो उसका जो अंतिम संस्कार होगा वो तब तक वो वही होगा। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि का विसर्जन भी होगा, तो वो भी इसी परंपरा से होगा। तो फिर ये कौन सा विचार लाए? ये कहां से आया है? ये आयातीत है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन पूरा समाज को ये स्पष्टता रखनी है कि हमारे यहाँ धर्मांतरण का कोई प्रावधान मूल संस्कृति में नहीं है। यदि मूल संस्कृति को छोड़कर जा रहा है तो वो आदिवासियत को खो रहा है, वो जनजाति, अनुसूचित जनजाति का जो संवैधानिक स्टेटस है उसको खो रहा है। ये उसके लिए, उसके आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, उसकी भूमि के अधिकार के लिए, उसके वन के अधिकार के लिए वो बहुत ही घातक होगा। वो आउट हो जाएगा, वो एसटी ही नहीं कहलाएगा। एक तो ये बड़ी कीमती बात है। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया है कि एक राजनीतिक विचार है, कुछ आगे बढ़ रहा है, ये उनकी अपनी रचना है, लोकतंत्र है, अपनी बात को आगे बढ़ाए, लेकिन जो विचार है वो बहुत कीमती होना चाहिए, समाज को जोड़ने वाला होना चाहिए। अगर वो जोड़ने वाला नहीं है तो वो गलत है। इसका उदाहरण आपको मैं छोटा सा बता दूं। विगत गुजरात का जब विधानसभा इलेक्शन हुए तो जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उनके 16 जगह पे ऑफिशियल कैंडिडेट खड़े हुए थे। परिणाम क्या रहा?
13 जगह पे तो उनको नोटा से भी कम वोट मिला। तो समाज देख रहा है, क्षेत्र देख रहा है और राज्य देख रहा है, भारत देख रहा है कि जो गलत बात करेगा वो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं। सही बात करोगे तो वही भारत पूरा साथ देता है, समाज साथ देता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस कालखंड में, युग में, इसलिए गलत बातें करने वाला बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा विचार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की रणनीतियाँ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पूरा संगठन के साथ में बैठ के समझी है और अखबारों के माध्यम से पूरी रचना जो आती है वो ये होती है कि हर जो चुनाव है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे दमखम के साथ लगना है। और ये इसलिए लगना है कि जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, वो बहुत निष्ठा भाव से काम करता है, पूरा एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से काम करता है, जिसको जो दायित्व मिलता है वो सब करता है। तो हमारे लिए एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है, कार्यकर्ताओं का जो अनुभव है, मेहनत है, वही रीढ़ की हड्डी है। हम उनके साथ कैसे जुड़ के उनके साथ खड़े रहें और वो कोई बात हमें बताते हैं तो हम कैसे उस बात को आगे बढ़ाएंगे, ये। और जो वरिष्ठ जन हैं, जो अनुभवी राजनेता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके पास वो अपने आप में ज्ञान के भंडार हैं, अनुभव के भंडार हैं। उनका जो भी एक संकेत मिलता है, अनुभव मिलता है, तो उसको भी शेयर करके कैसे आगे आगे बढ़ाएंगे, उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है इस पद्धति से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उदयपुर अपना एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और इस नए रिकॉर्ड के साथ साथ में अब की बार 400 पार का भी जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा लगता है। जी, एक सवाल मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन ये सवाल आप ही से साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की हर समय हम बात करते हैं, फिर दूसरी बात आती है योगी जी की, इनके नेतृत्व में देश हित की, राष्ट्र हित की, ये सारी बात हम देखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी में जिस तरह से युवा शक्ति को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वोटर्स को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अभी भी पार्टी में जो हम मिशन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, उसमें कहीं न कहीं मॉनिटरिंग की आवश्यकता लगती है, ताकि लोग उस भावना से, क्योंकि जिनके नेतृत्व में ये सब लड़ा जा रहा है और ये सब तो हो रहा है, लेकिन कई बार अभी भी हम देखते हैं तो एनालिसिस हमको करने की जरूरत लगती है। क्या पार्टी को इस तरह की मॉनिटरिंग करके और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाया जा सकता है लोगों को? मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है, संगठन मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन के साथ साथ में संगठन कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ाने के लिए कुछ अन्य कार्यकर्ताओं की समन्वय की टोली भी बनाता है। तो वो जो पद्धति है वो उसी में आपके प्रश्न का जवाब है। ये संगठन पूरी निष्ठा भाव से, पूरा समन्वय से, सामंजस्य से और सहकार भाव से आगे बढ़ता है। मुझे लगता है ये क्रम जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाकी सारा मार्गदर्शन वरिष्ठों का और बाकी जो ऊर्जा है वो हमारे युवा साथियों का, संगठन का एक एक की निष्ठा जो है ना वो महत्वपूर्ण है, कीमती है। और हर बात के लिए, इस बात को समझने के लिए तो हमारी पद्धति भी है कि जहाँ काम करे तलवार का करे, जहाँ काम करे सुई का करे तलवार, ये भी एक पद्धति है। तो सभी का अपना बहुत कीमती रोल है। हाँ, हम एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में साथ में जुड़े हैं और जुड़ेंगे और मिलकर काम बढ़ाएंगे आगे। तो 2047 में विकसित भारत का सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं वो पूरा होगा। जी, तो मेवाड़ की बात में आज लंबी बातें हुई, लेकिन ये इंटरव्यू पहला ऐसा इंटरव्यू जो सर की रुचियां से लेकर के, हॉबी से लेकर के इनके लेखन तक का जो है डिटेल इसमें आया है। और आगामी दिनों जैसे जैसे व्यस्तता बढ़ेगी तो इस तरह के इंटरव्यू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज बातें हुई तो कहीं काम की बातें हुई, लेकिन सर का जो एक साहित्यिक नॉलेज है वो भी आपको मिलने वाला है। भाषणों में कई बातें आपको मिलने वाली है, आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई कई सी अहम जानकारियां भी आपसे मिल सकेगी। लेकिन लोकसभा सीट पर मनोहर जी रावत को टिकट मिला है और एक बार फिर आपने एजेंडे के साथ में पार्टी के साथ कदम ताल करते हुए इस चुनाव को जीतने की रणनीति बना ली है। एक अंतिम सवाल होगा, प्रबंधन मीटिंग में आप शामिल हुए और पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि पार्टी की ये सदस्यता हो चुकी है और जनता के लिए मैसेज क्या है? बस आप देखिए, लोकतंत्र में हम सभी एक महत्वपूर्ण कड़ी है मतदाता के रूप में। सभी मत करें और जब हम मत देने के लिए जा रहे हैं तो हम ये देखें कि देश में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं विगत 9-10 सालों में, वो अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। जी। आप कभी उज्जैन जाएं, कभी आप काशी जाएं, कभी श्री अयोध्या जी पधारें, कभी जहाँ जहाँ भी आप देखें, सड़कों की बात हो, पानी की बात हो और उज्ज्वला योजना की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुए हैं। तो ये जो काम किए हैं, नए कीर्तिमान है, पूरा सिस्टम, पूरा देश का जहाँ जहाँ भी अकड़न जकड़न थी वो सारी टूटी है और व्यवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ऐसे में जब देख सकते हैं कि एक नेतृत्व दिन रात काम में लगे हुए हैं, 18 घंटे काम करते हैं, तो हम भी कोशिश करें उनके साथ में खड़े रहें और उनको वोट करें, उनको ताकत दें। तो मुझे लगता है कि आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है और जो आगे का जो विकसित भारत का निर्माण है वो एक वोट की ताकत पे होगा।
तो मैं सभी से आह्वान यही करूँगा, अपने वोट की ताकत का निश्चित रूप से उपयोग करें, और जो अच्छा काम कर रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े रहें। और वही आह्वान कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल है, और हमारा जो चेहरा है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, वैश्विक नेतृत्व का चेहरा है। इस बात को हम मानस पटल में रखकर भी आह्वान कर सकते हैं, और इसी के हम आगे बढ़ेंगे तो मेवाड़ के लिए कुछ और कर पाएंगे। जी, ये थे मन्नालाल जी रावत साहब, जो कि लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में अभी यहाँ मनोनीत हुए हैं, और आपके इस कार्यकाल को लेकर मेवाड़ को न कि पूरे इस संभाग को लाभ मिलने वाला है, लेकिन जो जीत है वो अभी से तय मानी गई है, और ऐसी जीत की ये ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। क्यों सर, इसमें कोई अतिशोक्ति तो नहीं? कोई अतिशोक्ति नहीं है, अब की बार 400 पार, और उदयपुर की जो जीत है वो विगत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। आगे इसी तरह से सर से बात करते रहेंगे, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी का भी घोषणा पत्र के माध्यम से ये कहना है कि आप अपनी बातें इसमें दें, तो उदयपुर के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं, आप राष्ट्र न्यूज़ के इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात रखिए। और जिस तरह से उदयपुर के पासपोर्ट सेवा केंद्र को अपग्रेड करके रीजनल पासपोर्ट कार्यालय की बात की, तो सर ने इसमें भी हमसे प्रॉमिस किया है कि इसको हम घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। आगे कई मुद्दों पर बात होती रहेगी। सर, आज आपने अहम वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके इस समय को हमेशा, जब भी हमारा दूसरा इंटरव्यू होगा, इस समय को ज़रूर हमेशा याद रखें। जी, प्रणाम, धन्यवाद।